हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी फंडा। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज डिस्कशन। आज का हमारा टॉपिक था राइजिंग टेम्परेचर और उसका इफ़ेक्ट ऑन एग्रीकल्चर। ये टॉपिक बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा है। क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जो भी टॉपिक है वो हमेशा न्यूज़ में रहेंगे। आपको क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड 2-3 मैं आपको टॉपिक बता देती हूँ। अगर वो बाई चांस हम कवर नहीं भी कर पाए देन मेक श्योर कि आपके पास उसके फॉर्डर नोट्स हो, ताकि कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप उसे अटेम्प्ट कर सको। मतलब कोई भी ऐसे आ रहा है तो आप उसे छोड़ो ना, क्योंकि वो बहुत ही स्कोरिंग होते हैं। जैसे क्लाइमेट चेंज रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, क्लाइमेट चेंज रिलेटेड टू फूड इनसिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी, क्लाइमेट चेंज रिलेटेड टू वुमेन, वाटर। ये सब कुछ ऐसी चीज़ें हैं, इसमें आप बायोडाइवर्सिटी भी ऐड कर सकते हो। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो क्लाइमेट चेंज से बहुत हद तक रिलेटेड है और इनका इम्पैक्ट पड़ता है क्लाइमेट चेंज की वजह से, या टेम्परेचर राइज की वजह से, या एटमॉस्फेरिक चेंजेस की वजह से। तो आप इनको अच्छे से कवर करिए। कोशिश करेंगे हम ये सारे कवर करने की, बट बाय चांस अगर कोई टॉपिक मिस हो जाता है तो आप अपनी तरफ से इन्हें प्रिपेयर कर लेना। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद टुडे डिस्कशन। आज हम क्या करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे एक नॉर्मल डिस्कशन से, और फिर इससे रिलेटेड आने वाले 2-3 दिन में मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगी, ताकि आपको समझ आ सके कि मटेरियल को यूज़ करके मॉडल आंसर में कैसे कन्वर्ट करना है। क्योंकि आप लोगों के पास मटेरियल तो बहुत ज़्यादा होता है, इधर सोर्सेज से उधर सोर्सेज से, पर जब बात आती है ना मॉडल आंसर बनाने की, तो आप लोग क्या करते हो, उस इन्फॉर्मेशन को यूज़ ही नहीं कर पाते हो। तो इसलिए हमें, और आपको इन्फॉर्मेशन इस तरीके से यूज़ करनी है कि आपके 300 वर्ड्स एक्सीड ना हो, ये भी ध्यान रखना है आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, हमारा टॉपिक था राइजिंग टेम्परेचर से रिलेटेड। सबसे पहले उसे यहाँ लिख लेते हैं क्योंकि वो मिस हो गया मेरे से लिखना। राइजिंग टेम्परेचर से रिलेटेड हमारा टॉपिक था, उसका इफ़ेक्ट बताना है हमें एग्रीकल्चर पे। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमने डेटा लिया है। मैंने यहाँ पे 2 रिपोर्ट्स डाली है। ये बहुत मैक्सिमम डेटा है। अगर आपको इसमें से 1 पॉइंट या 2 पॉइंट भी याद रहते हैं, दैट इज़ मोर देन इनफ, आप इसे यूज़ कर सकते हो। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स का। तो इस रिपोर्ट के हिसाब से सबसे पहला डेटा है, इंडिया इज़ अमंग द टॉप 10 कंट्रीज़ मोस्ट अफेक्टेड बाय क्लाइमेट चेंज। बहुत सिंपल डेटा है। इसमें आपको अगर रिपोर्ट का नाम भी नहीं याद रहता है एज सच, तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो कि एज़ पर इंटरनेशनल रिपोर्ट इंडिया टॉप 10 कंट्रीज़ में आता है जो कि सबसे ज़्यादा इफेक्ट होने वाली है क्लाइमेट चेंज की वजह से। ये बहुत डायरेक्ट डेटा है, इसमें कुछ आपको ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है। ये आपको नॉर्मल न्यूज़पेपर रीडिंग से भी, जब आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो आपको याद हो जाएगा। सेकेंड इंपॉर्टेंट आ जाता है, क्योंकि ये हमारा डायरेक्टली इस टॉपिक से रिलेटेड है। रेनफेड राइस यील्ड्स, बेसिकली राइस की जो प्रोडक्टिविटी है वो डिक्लाइन हो सकती है बाय 20% इन 2050 एंड 47% इन 2080 सिनेरियो। ऐसे ही जो वीट का ईल्ड है वो रिड्यूस हो सकता है 19% तक 2050 में और 40% तक 2080 में। अच्छा, ये 2 चीज़ देखिए, जब इतना ज़्यादा ईल्ड का हम डिक्रीज़ देख रहे हैं, हम विटनेस कर रहे हैं, सिर्फ किस वजह से, क्लाइमेट चेंज की वजह से। एंड टू बी मोर स्पेसिफिक, किस वजह से, टेम्परेचर राइज की वजह से। तो इतना ज़्यादा हम इसमें ईल्ड में हम डिक्रीज़ देख रहे हैं, तो ये हमारा डायरेक्टली इस टॉपिक से रिलेटेड हो गया। तो हम डायरेक्टली इस डेटा को यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा भी याद नहीं रहता है तो बस आप इतना याद रख लिए कि राइस का ईल्ड है वो डिक्रीज़ हो गया है, डिक्रीज़ हो सकता है रिपोर्ट के हिसाब से 20% तक, और वीट का ईल्ड है वो डिक्रीज़ हो सकता है अप्रॉक्सीमेटली 19% तक। दोनों का कब तक, 2050 तक का डेटा लिया है। अच्छा, अगर दोनों ही स्टेपल डाइट है, जैसे अगर आप इंडिया की बात करें तो जो इंडिया का स्टेपल डाइट है उसमें राइस और वीट आता है। तो दोनों ही हमारी स्टेपल डाइट अगर इतना % रिडक्शन विटनेस कर रही है, तो आप देख रहे हो ये कितना बड़ा फूड सिक्योरिटी के लिए थ्रेट है। आपको इस तरीके से लिंक करनी है चीज़ें। आपको बेसिकली करना क्या है, आपको चीज़ों को लिंक करना है। जैसे हम यहाँ पे देखते हैं, जैसे हमने कोई डेटा पढ़ा ईल्ड का कि वो ईल्ड डिक्रीज़ हो रहा है, तो आप उसमें एग्जांपल दोगे। हमारे पास एग्जांपल राइस और वीट का है। अब ये दोनों हमारी स्टेपल डाइट है। अगर ये दोनों में ईल्ड इतना डिक्रीज़ हो रहा है और पॉपुलेशन हमारी बढ़ती जा रही है, पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है, बोला गया है ना कि पॉपुलेशन इंक्रीज़ होगी, उसके बाद एक प्लेट्यू आएगा, उस प्लेट्यू के बाद डिक्रीज़ होनी स्टार्ट होगी।
तो पॉपुलेशन हमारी इंक्रीज़ होती जा रही है और स्टेपल डाइट जो है हमारी राइस और व्हीट वो क्रॉप हमारी डिक्रीज़ होती जा रही है। तो कहीं ना कहीं ये फूड इन्फ्लेशन को इंक्रीज़ नहीं कर देगा। आपको इस तरीके से करना है, फूड इनसिक्योरिटी करेगा, एक थ्रेट है हमारा फूड सिक्योरिटी के लिए। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप लिंक करके डायरेक्टली ऐड कर सकते हो। उसके बाद तीसरी जो रिपोर्ट है, तीसरी रिपोर्ट के हिसाब से क्लाइमेट ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट है, उसमें ये है कि 2016 और 21 से लेके जो एक्सट्रीम इवेंट है जैसे कि साइक्लोन, फ्लैश फ्लड, लैंडस्लाइड, उन्होंने जो डैमेज कॉज करा है हमारे क्रॉपिंग सिस्टम को या फार्मिंग सिस्टम को, वह अप्रॉक्सीमेटली $4 बिलियन का है। तो आप ये भी लिख सकते हो कि एक्सट्रीम इवेंट की वजह से, देखो एग्जैक्टली नंबर याद नहीं करना है। कोई मुझसे बोले मैम 3.75 याद होना चाहिए, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। इतना तो किसी को भी याद नहीं रह सकता है, बस थोड़ा बहुत आसपास पता होना चाहिए कि एक्सट्रीम इवेंट की वजह से 2016 से लेके 21 तक एज पर रिपोर्ट जो क्रॉपिंग सिस्टम को लॉस हुआ है वो कहीं ना कहीं अप्रॉक्सीमेटली, आप इसे 4 कर लो या 3.5 कर लो, इतना $1 बिलियन का लॉस हुआ है, $3.5 बिलियन का। तो आपको इतना पता होना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ और, आप में से प्लीज़ कमेंट सेक्शन में करके बताइए कि ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स ये कौन पब्लिश करता है। हो सकता है आपके पेपर 1 में आ जाए, तो इसे नीचे कमेंट करके बताइए। उसके बाद आता है कि हमारा डायरेक्ट क्वेश्चन आता है उसके बाद ये है कि जो इफ़ेक्ट है राइजिंग टेम्परेचर से वो क्या क्या है। भाई हमने डेटा डिस्कस कर लिया, हमने आपको एक फॉर्डर दे दिया कि कहाँ पे आप डेटा डाल सकते हो। जैसे आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है ना अपने पॉइंट्स को वैलिडेट करने के लिए, कि मैंने ये पॉइंट लिख दिया है, तो उसको वैलिडेट करने के लिए आपको डेटा चाहिए, तो हमने वो डेटा डिस्कस कर लिया। अब देखिए, सबसे पहले डिक्रीज इन क्रॉप यील्ड। अभी मैंने डेटा डिस्कस करा है इससे रिलेटेड राइस और वीट का, और मैंने आपको उसको लिंक कर दिया है आपका थ्रेट टू फूड सिक्योरिटी, और उसको हमने लिंक कर दिया है फूड इन्फ्लेशन से, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ेगी और स्टेपल डाइट कम होगी तो आप ऑब्वियस सी बात है, डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है तो उसका जो प्राइस है वो शूट अप कर जाएगा। तो दैट इज़ कॉल्ड एज फूड इन्फ्लेशन। और जो लोग एक पर्टिकुलर एवरेज से बिलो कमा रहे हैं उनके लिए अफोर्ड करना स्टेपल डाइट वो कॉस्टली हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको चीज़ें लिंक करती जानी है। तो हमने यहाँ सबसे पहला पॉइंट यही लिखा है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे जो हमारा क्रॉप का ईल्ड है वो कम होता जाएगा। सेकंड पॉइंट हमने लिखा है डिस्टर्बेंस हो गया हाइड्रोलॉजिकल साइकिल में। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल में सबको पता है ना क्या क्या आता है, कोई ऐसा तो नहीं है, अब बेसिक भी पढ़ाने पड़ेंगे ज्योग्राफी के। प्रेसिपिटेशन, कंडेंसेशन, इवोपरेशन, ट्रांसपिरेशन, सरफेस रन ऑफ, सब पता है ना, ये सब आता है। जैसे ये सब पता होना चाहिए, आपको नहीं पता तो कोई बात नहीं। तो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल में जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे डिस्टर्बेंस आएंगे। अब आप एक बात देखिए, जो हमारा इंडियन इकॉनमी है बहुत हद तक इंडियन एग्रीकल्चर हमारा मेजरली डिपेंडेंट है मॉनसून पे। बोलते हैं ना, सुना होगा कि इस बार का मॉनसून अच्छा नहीं रहा तो इस वजह से जो फार्मर डिस्ट्रेस था वो इंक्रीज़ हुआ है, फार्म सुसाइड इंक्रीज़ हुआ है। वो इसलिए है क्योंकि इरिगेशन का जो पेनिट्रेशन है इंडिया में वो अभी भी बहुत कम है, वो कम लेवल पर है इरिगेशन का पेनिट्रेशन। बिकॉज इंडिया में जो मेजॉरिटी फार्मर है ना वो स्मॉल एंड मीडियम साइज फार्मर है। अब इतने छोटे फार्मर्स इरिगेशन फैसिलिटी बहुत लार्ज स्केल पे अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो बेसिक ट्रेडिशनल मेथड पे डिपेंड करते हैं। बेसिक ट्रेडिशनल मेथड हमारा क्या होता है, मॉनसून के वाटर को यूज़ करना, मॉनसून को एक अच्छी वे में एफिशिएंटली यूज़ करना। तो हमारा इंडियन एग्रीकल्चर बहुत हद तक मॉनसून पे डिपेंडेंट है। जैसे जो कुछ एरिया है जहाँ पे वेल्दी फार्मर्स है, जैसे पंजाब हरियाणा वाला एरिया है, तो वहाँ पे इरिगेशन पेनिट्रेशन बहुत अच्छा है, तो एज सच मानसून का वहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। बट उसका फॉल इफेक्ट ये होता है, इरिगेशन एक्सेसिव में होने की वजह से पैसा बहुत है तो ग्राउंड वाटर लेवल नीचे जाता जा रहा है। तो ये भी एक पॉइंट है जिससे लिंक हो सकता है। तो इंडियन एग्रीकल्चर हमारा मानसून पे डिपेंडेंट है, और जैसे ही हाइड्रोलॉजिकल साइकिल में चेंज आएगा तो हमारा मानसून में भी चेंज आएगा, ग्राउंड वाटर में भी चेंज आएगा, ग्राउंड वाटर लेवल में भी चेंज आएगा, तो इस वजह से हमारा एग्रीकल्चर इफेक्ट होगा। तो ये आप एक पॉइंट इससे लिख सकते हैं। उसके बाद थर्ड पॉइंट है इंक्रीज़ इन पेस्ट अटैक। अच्छा, ये तो सबको पता है, जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है जो पेस्ट अटैक होता है
वो इंक्रीज़ होता जाता है। ये तो बहुत कॉमन सी चीज़ है, कोई भी जो ट्रेडिशनल फार्मिंग से हल्का फुल्का भी रिलेटेड होगा या जाता रहता होगा तो उन्हें पता होगा कि कितना प्रॉब्लमेटिक सिनेरियो हो जाता है पेस्ट अटैक। उसे कंट्रोल करना कभी कभार, क्योंकि पूरा फील्ड आपका ख़राब हो सकता है, फार्मर की पूरी मेहनत ख़राब हो सकती है। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे आपका पेस्ट अटैक पड़ेगा। फोर्थ पॉइंट है, इन सब चीज़ों की वजह से क्या होगा, जो आपकी रूरल एग्रेरियन इकॉनमी है, क्योंकि रूरल इकॉनमी पूरी फार्म पे ही डिपेंड होती है, फार्मिंग इनकम पे, तो वो पूरी डिस्टर्ब हो जाएगी, जिसकी वजह से हम देखते हैं फार्म सुसाइड, जैसे फार्मर के सुसाइड होते हैं ना, दिस शुड बी फार्मर सुसाइड इंक्रीज़ हो सकते हैं। और लास्ट पॉइंट क्या होगा, इन सब चीज़ों की वजह से फूड प्राइसेस, फूड इन्फ्लेशन आ जाएगा, और जो एक जनता है जो एक पर्टिकुलर रेंज से कम कमा रही है वो अपनी स्टेपल डाइट को अफोर्ड नहीं कर पाएगी। तो ये सारी चीज़ें सिर्फ किस चीज़ से रिलेटेड है, आपके टेम्परेचर राइज़ होने की वजह से। सिर्फ टेम्परेचर राइज़ होने की वजह से हम थ्रेट विटनेस कर रहे हैं अपनी फूड सिक्योरिटी का, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ कर रही है उस हिसाब से, बट हमारा फूड सिक्योरिटी कहीं ना कहीं डेंजर में है। तो ये चीज़ हो गई है। अब देखते हैं कि इसमें गवर्नमेंट ने क्या क्या एक्शन लिए हैं। गवर्नमेंट क्योंकि ऑलरेडी अर्ली एक्शन ले चुकी है, तो उसमें गवर्नमेंट के एक्शन डिस्कस करते हैं। देखो बहुत सारे एक्शन हैं, अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो आपको पता चलेगा गवर्नमेंट ने बहुत सारे एक्शन लिए हैं, पर हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से सब इम्पॉर्टेंट नहीं है। जो जो मेन इम्पॉर्टेंट है हम सिर्फ यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, और आपको गिने चुने ही याद रखने हैं। बहुत सारा ऐसे बर्डन करोगे ना अपने माइंड को, इट्स गोइंग टू कॉस्ट यू ओनली, क्योंकि आपको याद नहीं रहेंगे, फिल्टर होते होते 1 या 2 रह जाएगा। तो देखो, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, एग्रीकल्चर एक्सीलरेटर फंड एंड प्रमोटिंग न्यूट्री सीरियल्स। अब इन्हें डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। ये कुछ नहीं है, ये इंग्लिश लिखी हुई है आगे, क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम है। किसी भी एक्सट्रीम इवेंट की वजह से या किसी भी वजह से आपका क्रॉप लॉस होता है तो आपको इंश्योरेंस, क्रॉप इंश्योरेंस जैसे हम बोलते हैं ना, जैसे हम बोलते हैं लाइफ इंश्योरेंस होता है आपका, हेल्थ इंश्योरेंस होता है, जैसे जब आप हॉस्पिटल वगैरह में होना नहीं चाहिए बट बाई चांस कोई एडमिट होता है तो उसको पैसा वापस मिलता है कुछ हद तक, कार इंश्योरेंस होता है, वैसे ही क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम है गवर्नमेंट की। सेकेंड पॉइंट है नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। इस मिशन के इस एक्चुअली में NAPCC, नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज, इसके अंदर 8 मिशन आते हैं। आप में से कोई मुझे बताएगा वो 8 मिशन क्या होते हैं, नीचे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में करिए। जो मैं क्वेश्चन देती हूँ ना, प्लीज़ उनका रिप्लाई किया करें कमेंट सेक्शन में, कि आपके पेपर 1 से ही रिलेटेड होते हैं। 8 मिशन है, एक यहाँ पे डिस्कस हमने लिख दिया, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। उसके अलावा जो बाकी 8 हैं वो आप बताइए वो कौन कौन से हैं। अच्छा, अगर हम डिस्कस करें सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में बेसिकली है क्या क्या, तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, ये मिशन फोकस करता है 4 चीज़ों पे। ये फोकस करता है 4 चीज़ों पे, फूड सिक्योरिटी पे, इक्विटेबल एक्सेस पे, मतलब कि एक्सेस सबको मिले फूड की रिसोर्सेज का। वो जो हमने डिस्कस करा है ना कि कुछ पॉपुलेशन का पार्ट है वो रह जाएगा, वो अफोर्ड नहीं कर पाएगा, तो ये मिशन उन सारी चीज़ों को कवर करता है। एक कॉम्प्रिहेंसिव मिशन है। लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ इंक्रीज़ करना फार्मर्स के लिए और रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन के लिए, और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लाना। 4 चीज़ों पे ये मिशन बेसिकली आपका मोटा मोटा फोकस करता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें फूड सिक्योरिटी आ गई है। थर्ड है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। हमने डिस्कस करा था ना कृषि सिंचाई योजना, हमने यहाँ पे इसलिए पॉइंट लिखा है क्योंकि हमने बताया था हाइड्रोलॉजिकल साइकिल में चेंजेस आ रहे हैं। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल में चेंजेस आ रहे हैं तो इसका मतलब हमें इरिगेशन फैसिलिटी की ज़रूरत है। तो ये गवर्नमेंट का मिशन है कृषि सिंचाई योजना से रिलेटेड, वाटर यूज़ एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए। अच्छा, वैसे इसमें एक चीज़ हम और लिख सकते हैं, जैसे गवर्नमेंट सब्सिडी प्रोवाइड करवाती है, वो यहाँ पे नहीं लिखा है, आप लिख लो, सब्सिडीज़ प्रोवाइड करवाती है माइक्रो इरिगेशन के लिए। देखो, जो ट्रेडिशनल इरिगेशन सिस्टम हम यूज़ कर रहे हैं ना, अगर आपने देखे होंगे तो उनसे वाटर वेस्टेज बहुत ज़्यादा होता है। और ये पिछले कुछ सालों में हमने एनालाइज करा कि इलेक्ट्रिसिटी अनइंटरप्टेड जिस एरिया में मिल रही है वहाँ पे इरिगेशन है, ट्रेडिशनल इरिगेशन सिस्टम, तो पानी बहता चला जा रहा है। फील्ड एक्चुअली में जो फार्म फील्ड्स है वो फ्लडेड हो गया है पानी से, तो वाटर लॉक कंडीशंस हो गई है, तो वो पानी का वेस्टेज ही है एक तरीके से। तो इसलिए गवर्नमेंट ने बोला है हम आपको सब्सिडी देंगे माइक्रो इरिगेशन टेक्निक के लिए, जो आपकी पर क्रॉप, जैसे कहते हैं ना पर क्रॉप मोर ड्रॉप, वही वाला कॉन्सेप्ट है, वाटर यूज़ एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करेगा। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है जो गवर्नमेंट लेकर आई है।
जैसे इसमें ड्रिप इरिगेशन सिस्टम आप लिख सकते हो एज एन एग्जांपल, तो ये भी लिख लेना। फोर्थ है एग्रीकल्चर एक्सीलरेटर फंड। अच्छा, ये फंड अभी के बजट में इंट्रोड्यूस हुआ है, इसलिए मैंने लिख दिया है। ये जो रीसेंट बजट है जो अभी फरवरी में गया है उसमें ये इंट्रोड्यूस हुआ है। ये किस वजह से है कि अफोर्डेबल सॉल्यूशन, लाइक इनोवेटिव एंड अफोर्डेबल सॉल्यूशन के लिए एग्री स्टार्टअप बोलते हैं ना, जिसे गवर्नमेंट चाहती है, जैसे हम स्टार्टअप है ना, जैसे एजुकेशन स्टार्टअप है, जैसे हमारा हो गया प्रवीण सर का एजुकेशन स्टार्टअप हो गया, जैसे कॉस्मेटिक में स्टार्टअप हो गया, या फिर शूज़ में स्टार्टअप हो गया। ऐसे ही हम बात कर रहे हैं कि एग्री स्टार्टअप में हमें कुछ इनोवेशन करना चाहिए ताकि हम जो भी प्रॉब्लम है उनके सॉल्यूशन ढूंढ सके, कुछ इनोवेटिव सॉल्यूशन फार्मर्स की हेल्प करने के लिए। तो ये गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करा है। और लास्टली हम बात कर रहे हैं प्रमोटिंग न्यूट्री सीरियल्स। न्यूट्री सीरियल का मतलब होता है मिलेट्स। मिलेट्स को न्यूट्री सीरियल बोला जाता है। एक सेकेंड, मिलेट्स को न्यूट्री सीरियल्स बोला जाता है। और 2023 को इंडिया की रिक्वेस्ट पर यूएन ने डिक्लेयर कर दिया है ये ईयर एज अ ईयर ऑफ मिलेट्स। तो ये इंडिया की रिक्वेस्ट पर हुआ है। अच्छा, कोई मुझे ये बताना कि 3 मेजर टाइप ऑफ मिलेट्स कौन सी है जो इंडिया में ग्रो की जाती है। बहुत सारी है मिलेट्स, देखो मैंने आपसे पूछा है 3 मेजर, तो 3 मेजर बतानी है कमेंट सेक्शन में, 3 मेजर टाइप की कौन सी है। इसके अलावा और भी बहुत मिशन है, वो हमने यहाँ लिखे नहीं है क्योंकि आपको बस ये 5 आपके लिए दे शुड बी लाइक मोर देन इनफ। जैसे इसमें एक हो सकता है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना हो जाएगा, दैट इज़ एन अम्ब्रेला मिशन जो हर चीज़ कवर करता है ना। पारंपरिक कृषि विकास योजना जो ऑर्गेनिक फार्मिंग पे प्रमोट करता है, तो ये सब चीज़ें भी हो जाएगी। ऑर्गेनिक फार्मिंग का भी आप लिख सकते हो, फिर ज़ीरो बजट नेचुरल फार्मिंग का भी आप मेंशन कर सकते हो। बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। चलिए अब हम देखते हैं कि वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए। हमने गवर्नमेंट के हमने एफर्ट्स लिख दिए। अब हमेशा बात आती है जब भी हम एस्से को कंक्लूड करेंगे, हम हमेशा उसमें अपनी तरफ से 1 या 2 सॉल्यूशन ज़रूर देंगे, क्योंकि उससे आपका एस्से ना कंप्लीट एक होलिस्टिक एस्से का लुक देता है। देखो बहुत ज़्यादा स्पेस आपके पास नहीं बचेगी, 300 वर्ड्स इज़ वेरी लेस। तो जब भी आप अटेम्प्ट करो ना, तो कोशिश करना कि बहुत ज़्यादा लंबी लाइनों में नहीं, बट एटलीस्ट 1 और 2 पॉइंट्स आप मेंशन कर दो, भले ही 1 लाइन में करो। वे फॉरवर्ड आपका होना चाहिए। हो सकता है आप गवर्नमेंट के एफर्ट्स ना लिख पाओ, तो कोई बात नहीं, वे फॉरवर्ड ही लिख दो, चलेगा, वो भी चलेगा। तो सबसे पहला है रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन ड्राउट रेजिस्टेंट क्रॉप वेराइटी। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है, तो हम डिमांड कर रहे हैं कि कुछ ऐसा बायोटेक की मदद से, बायोटेक्नोलॉजी की मदद से, जैसे हमने बीटी कॉटन निकाला था ना पेस्ट अटैक को प्रिवेंट करने के लिए, तो वैसे ही हम कह रहे हैं कि राइजिंग टेम्परेचर के हिसाब से कोई ऐसी ड्राउट रेजिस्टेंट क्रॉप वैरायटी लाओ, चाहे हाइब्रिडाइजेशन से लाओ या बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ करके लाओ, कुछ भी लाओ, पर कुछ ऐसी वैरायटी लाओ, चाहे वो राइस की हो या वीट की हो। और अगर नेचुरल हम बात करें जो नेचर में एग्जिस्ट करती है, तो वो तो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल मिलेट्स है। दे आर ड्राउट रेजिस्टेंट एक्चुअली, इनकी टेम्परेचर टॉलरेंट अच्छी होता है, इनका रेंज टेम्परेचर टॉलरेंट का। तो ये हो गया। दूसरा है सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन की बात हो रही है। देखो सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन हमें ईस्टर्न इंडिया में चाहिए, हमारा नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन आ चुकी है, दे आर ऑलरेडी फुलफिल्ड। हमें चाहिए सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन ईस्टर्न इंडिया में। अच्छा, सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन को आप देखो, सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन बेसिकली पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से हम बोलते हैं सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। हम इसको पॉलिसी डॉक्यूमेंट के हिसाब से हम सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को बोलते हैं सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन। तो ये एक चीज़ हो गई है। देखो थर्ड तो बहुत ही जनरल सा पॉइंट है, ये पॉइंट आप हर जगह लिख सकते हो। मैंने आपको बताया है कुछ चीज़ें ऐसी होती है आप हर जगह लिख सकते हो, चाहे आप वो वाटर में हो गया, अर्बनाइजेशन की प्रॉब्लम होगी, या बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट हो गया, कुछ भी हो गया, प्रमोटिंग लॉन्ग टर्म पॉलिसी, या आप वुमेन में भी लिख सकते हो। ये बहुत ही बेसिक लाइन है कि कोई ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए जो शॉर्ट रन में नहीं लॉन्ग टर्म में आपको फ़ायदा दे। बहुत ज़्यादा ना पता है घुस के पढ़ाई नहीं होती है, आपको स्मार्टली पढ़ाई करनी है ताकि आपको ये पता चल जाए कि एक्चुअली में आपको ऐसे 15 से 20 मिनट के अंदर करना कैसे है। 300 वर्ड कंप्लीट करने हैं आपको, और कंटेंट भी इतना अच्छा देना है कि आपके मार्क्स अच्छे आ सके, एक एज क्रिएट करना है। फोर्थ है टेक्नोलॉजी का हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे ड्रोन से हम मैपिंग कर सकते हैं, पेस्ट अटैक के लिए ड्रोन मैपिंग यूज़ हो सकती है,
सॉइल क्वालिटी के लिए ड्रोन मैपिंग यूज़ हो सकती है, या फिर एक्सट्रीम इवेंट्स के केस में हो सकती है, अर्ली वार्निंग सिस्टम के केस में। लोकस्ट अटैक पता है ना, 2000 कोरोना के टाइम पे आया था 2020 में। तो इसने कितना क्रॉप डैमेज करा था, इंडिया में भी करा था और कुछ कंट्रीज़ में तो बहुत ही ज़्यादा करा था। तो इसके लिए एक अर्ली वार्निंग सिस्टम होना चाहिए ऐसी चीज़ों के लिए। तो ये सब चीज़ें आप मेंशन कर सकते हो, टेक्नोलॉजी का यूज़ जैसे हमने बताया इसमें। उसके अलावा फिफ्थ लास्ट पॉइंट हमने लिखा है कि इंटीग्रेट करना है और नई फार्मिंग टेक्निक को प्रमोट करना है। उसमें सबसे पहले आएगा प्रिसीजन फार्मिंग। देखो प्रिसीजन फार्मिंग एक्चुअली में क्या होती है कि जितनी ज़रूरत है टारगेटेड फार्मिंग करें। हम बोलते हैं ना टारगेटेड पढ़ाई करो, टारगेटेड अप्रोच रखो, तो ये वही है, टारगेटेड फार्मिंग करनी है हमें। सेकेंड पॉइंट हमने लिखा है बायो फर्टिलाइज़र का, बायो फर्टिलाइज़र मैनेजमेंट होनी चाहिए। केमिकल फर्टिलाइज़र लॉन्ग रन में एक्चुअली में सॉइल क्वालिटी को डिग्रेड कर देगा, तो इसलिए हम फोकस कर रहे हैं बायो फर्टिलाइज़र मैनेजमेंट पे। बायो फर्टिलाइज़र का एग्जांपल आप एक दो पता होनी चाहिए। वैसे आप सबको बायो फर्टिलाइज़र के एग्जांपल तो आई होप पता ही होंगे, क्योंकि नाइट्रोजन फिक्सेशन वाले में आपने पढ़ा ही है। राइजोबियम, एजेटो बैक्टर, बहुत सारे हैं, फ़िलहाल ये दो ही काफ़ी है आपके लिए। तो अगर जैसे ऐसे में आप डालना चाहें इनपुट तो आप डाल सकते हो कि बायो फर्टिलाइज़र का बड़े लेवल पे प्रमोशन होना चाहिए। उसके बाद हमने लिखा है ज़ीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। ये सर ने डिस्कस करा हुआ है आपके साथ, यूट्यूब पे सिद्धार्थ सर की वीडियो इस पर पड़ी हुई है ज़ीरो बजट नेचुरल फार्मिंग पे। तो जिसको देखना हो ना तो वो सर की वीडियो देख सकता है पीछे जाकर। तो ये हम प्रमोट कर सकते हैं। उसके अलावा हम ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करें। देखो ऑर्गेनिक फार्मिंग इज़ समथिंग जो आपको लॉन्ग रन में बेनिफिट देगी। अगर आप शॉर्ट रन में सोचो तो उसका कोई बेनिफिट नहीं आएगा, क्योंकि स्टार्टिंग के 5 साल में, एज़ पर स्टडी स्टार्टिंग के 5 साल में तो यील्ड डिक्रीज़ हो जाता है, तभी तो हम केमिकल्स की तरफ भागते हैं। बट वो एक्चुअली में हेल्दी इकोसिस्टम के लिए, हेल्दी इकोसिस्टम और हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए। हमें नहीं पता है कि जो आज हम सब्जियां खा रहे हैं उसमें कितनी ज़्यादा केमिकल अमाउंट स्प्रे किया हुआ है। कभी कभार ऐसा होता होगा कि आपने जैसे मैंगो का एग्जांपल लेते हैं, मैंगो बहुत प्रिवलेंट है इस एग्जांपल में, कि आपने मैंगो खाया और आपको महसूस हुआ यार कुछ दवाई सी आई है मुंह में। तो ये बहुत कॉमन चीज़ है, इसलिए हम कह रहे हैं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ हम भागना चाहिए हमें। तो ये सब चीज़ें हैं। और लास्ट पॉइंट है फार्मिंग एज पर एग्रो क्लाइमेटिक जोन। देखो एग्रो क्लाइमेटिक जोन क्या होता है, इंडिया के जिस पार्ट में जो फार्मिंग हो सकती है हमें वो प्रमोट करनी चाहिए। नॉर्थ ईस्ट में जैसा सॉइल है, सॉइल टेम्परेचर ग्रेडियंट, इन सब को देख के जो फार्मिंग हो सकती है वो फार्मिंग प्रमोट करनी चाहिए। ये पॉइंट है इसका। जैसे देखा जाए तो पंजाब और हरियाणा में एग्रीकल्चर राइस का सूटेबल नहीं है, क्योंकि आपको पता है वहाँ पे जो रेनफॉल है वो 75 सेंटीमीटर से कम है, और राइस इज़ अ खारिफ क्रॉप, इसे रेनफॉल ज़्यादा चाहिए। बट हम यहाँ पे कैसे सस्टेन कर रहे हैं, हमारे पास पंजाब हरियाणा में फार्मर वेल्दी है तो इरिगेशन फैसिलिटी अवेलेबल है। पर देखिए उस चीज़ का जो नुकसान है वो अब बहुत हद तक विजिबल होने लगा है। जैसे ग्राउंड वाटर डिप्लीशन हो रहा है ना, कि अब 200 फीट तक भी आप बोरवेल खोद रहे हो, आपको शायद पानी नहीं मिल रहा है। तो ये भी कुछ छोटी छोटी सी चीज़ें हैं कि आपको पहले तो यार मिल जाता था आराम से, थोड़ा सा आपने खोदा आपको पानी मिल गया। तो ये है ग्राउंड वाटर डिप्लीशन हो रहा है, आपका वाटर लॉगिंग हो रही है, उसकी वजह से यूट्रोफिकेशन की प्रॉब्लम भी आ रही है आसपास की जो पॉइंट्स हैं। तो ये सब आप चीज़ें लिख सकते हो कि जो जहाँ पर जो फार्मिंग हो सकती है, जैसे ड्राईलैंड एग्रीकल्चर के हिसाब से, जैसे ये एरिया हमारा रेन शेड एरिया में आता है, तो इस एरिया में जो फार्मिंग हो सकती है आप वो फार्मिंग करो। राइस इंटेंसिव फार्मिंग या खारिफ क्रॉप फार्मिंग आप ऐसे एरिया में करोगे तो वो प्रॉब्लमैटिक होगा, वहाँ पे फार्म डिस्ट्रेस, फिर जब भी मानसून डिप्लीट करेगा तो वहाँ पे हमेशा फार्म डिस्ट्रेस की प्रॉब्लम आएगी। तो यही इसमें बात हो रही है कि फार्म एग्री क्लाइमेटिक जोन को देखते हुए फार्मिंग की जाए। सो ये हमारा हो गया आज का टॉपिक। अब क्या करेंगे हम, इस पर हमने ये टॉपिक डिस्कस कर लिया, आपके पास आई होप, देखो मैंने बहुत शॉर्ट में दिया है, मैंने सिर्फ उतना ही आपको मटेरियल दिया है जो रेलिवेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब आप इसमें बहुत सारी चीज़ें मैं चाहूँ तो ऐड कर सकती हूँ, बट वो हमारे बहुत ज़्यादा काम की नहीं है।
हमें सिर्फ उतना पढ़ना है कि हम अपना 300 वर्ड का ऐसे लिख दें। आप इसमें से भी इस इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके हम डिस्कस करेंगे आने वाले शायद ट्यूसडे या थर्सडे में, ऐसे डिस्कस करेंगे इस इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके। अब वो कैसे लिखना है, कैसे स्मार्टली आपको अप्रोच करना है, वो आपके ऊपर है। तो एवरीवन प्लीज़ बी प्रिपेयर्ड इस चीज़ को लेके। और मैंने 3 क्वेश्चन करे हैं, मुझे उन 3 क्वेश्चन का कमेंट सेक्शन में आंसर चाहिए। अब तो मैं ही भूल गई मैंने क्या करे थे। एक करा था नेशनल एक्शन प्लान से रिलेटेड कि इसमें कौन कौन से मिशन और है। एक मिशन हमने यहाँ पे डिस्कस कर दिया है, उसके अलावा 7 मिशन बाकी और है, वो बताने हैं आपको। और हाँ, मिलेट्स बतानी है, 3 मेजर मिलेट्स कौन कौन सी है इंडिया में। मैंने मेजर पूछी है, इसलिए प्लीज़ ध्यान से सुनना। मिलेट्स बहुत सारी है बट मैंने यहाँ मेजर पूछी है। और उसके अलावा इंडेक्स किसने रिलीज़ करा है। तो ये 3 के मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ आंसर चाहिए। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ डिस्कशन। आई होप आप लोगों को समझ आया हो। सो दैट्स इट, थैंक यू एवरीवन, ऑल द बेस्ट।